अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, today we will discuss the last part of our chapter number 3 of chemistry of class 8, and our today's topic is test and the review of this chapter. But first we have to recite the dua of ilm. Salatu wassalamu alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habibullah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, increase my knowledge. Salatu wassalamu alayka ya Nabiullah wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. तो बच्चों, हम टेस्ट और रिव्यू के अंदर हम जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर, हम उसकी एक तरह समरी को एक दफ़ा रिवाइज आउट करेंगे या एक तरह से हम उसका रिव्यू लेंगे और फिर आपके लिए कुछ एमसीक्यूज़ और क्वेश्चंस इसमें मौजूद हैं। तो समरी या रिव्यू हम आहिस्ता आहिस्ता उसको एक एक पॉइंट याद करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा था और कौन सी चीज़ कितनी ज़रूरी है हमें हमारे लिए याद रखने के लिए इस चैप्टर में से। तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि 1808 डाल्टन्स पब्लिश्ड हिज वर्क अंडर द नेम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और मॉडल। 1808 के अंदर डाल्टन नामी एक इंग्लिश टीचर था और एक तरह का साइंटिस्ट और केमिस्ट भी था, जिसने पहली डाल्टन एटॉमिक थ्योरी या डाल्टन एटॉमिक मॉडल को पेश किया था। और हमने इसमें ये भी डिस्कस किया था कि मेसोपोटामिया या ग्रीस या ओल्ड साइंटिस्ट ये चीज़ मानते थे कि मैटर जो है वो किसी एक ऐसी चीज़ से मिलकर बना है जो इनडिस्ट्रक्टिबल है और इनडिविजिबल है, यानी कि ये दो प्रॉपर्टीज़ मानकर चला करते थे कि उसको ना ही अपने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, इनडिविजिबल है, और ना ही इनडिस्ट्रक्टिबल है, या ना ही उसको एक तरह से तबाह किया जा सकता है। तो उसी बेसिस पे रहते हुए कुछ पॉइंट्स हमने इस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी या मॉडल के अंदर डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस किया था और उसमें हमने उस डाल्टन्स के कुछ पॉइंट्स को गलत पाया था। और उसमें फिर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि द फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एटम्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और फिर हमने सबसे अहम जो पॉइंट था वो उसके अंदर ये पढ़ा था कि एटम को मज़ीद उसके सब पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन जो हैं उनके ऊपर न्यूट्रल पार्टिकल या न्यूट्रल एक तरह का चार्ज है, या इसको हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, वो एक न्यूट्रल पार्टिकल माने जाते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जो है वो एटम के सेंट्रल पार्ट या सेंट्रल हिस्से में पाए जाते हैं, जिसको नाम दिया गया था न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन द रीजन्स कॉल्ड शेल और एनर्जी लेवल्स। और इलेक्ट्रॉन जो है इसी न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता है या मूव करता है एक ख़ास किस्म के रीजन में, जिसको हमने शेल्स या एनर्जी लेवल्स का नाम दिया था। उसके बाद ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी कि
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर क्या क्या चार्ज है और उनका मास कितना है। तो ये आपके लिए नहायत ही इम्पॉर्टेंट स्लाइड है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको नोट डाउन ज़रूर कर लें ये वीडियो रोकने के बाद, कि ये नहायत ही इम्पॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए, जिसमें ये आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज है और उसका एक्चुअल मास क्या है। इसी तरह प्रोटॉन के ऊपर क्या चार्ज है और उसका एक्चुअल मास क्या है। और जैसा कि हम अगर ऑब्जर्व करें कि द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.602 10⁻⁻19 कूलम्स, ये इसकी यूनिट है कि ये इसके ऊपर चार्ज है। और जो इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मास है वो 9.101 एक्सपोनेंशियल 10⁻31 किलोग्राम है। इसके अलावा प्रोटॉन के ऊपर बिल्कुल सेम वही चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, और प्रोटॉन का जो हमारे पास एक्चुअल मास है वो 1.672 10⁻⁻27 kg है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, जबकि न्यूट्रॉन का जो असली जो रियल मास है इन केजीज वो है 1.76 10⁻⁻27। हम अगर मास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि चार्ज तो दोनों के ऊपर सेम है और एक पे तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन इज द लाइटेस्ट पार्टिकल अमंग ऑल ऑफ थ्री। मास के हिसाब से इलेक्ट्रॉन सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है इन तीनों में से, और न्यूट्रॉन इज द हैवीएस्ट पार्टिकल अमंग ऑल ऑफ थ्री, और न्यूट्रॉन जो है वो सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल है इन तीनों में से। फिर हमने एटॉमिक नंबर को डिस्कस किया था, जिसे हम जी से या जेड से शो करते हैं कि द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। इट डिटरमाइंस द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट की एक तरह के आइडेंटिटी होता है, उसकी पहचान होता है। और एटॉमिक नंबर जिसे हम जेड से या जी से शो करते हैं, ये किसी भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहलाते हैं। फिर हमने मास नंबर या एटॉमिक मास को डिस्कस किया था कि ये है इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। के एटॉमिक मास की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि हम अगर सम ले लें नंबर ऑफ प्रोटॉन का और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, तो हमारे पास उस एटम का मास या मास नंबर आ जाएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम n से शो करते हैं। उस हिसाब से हमने एक फार्मूला जनरेट किया था कि A इक्वल टू Z प्लस एन। A यहाँ पर जो है एटॉमिक मास को डिनोट करता है, Z जो है वो एटॉमिक नंबर को, और n जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। क्योंकि एटॉमिक नंबर यहाँ पे इसलिए क्योंकि हमने उसकी डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर हैं। तो एक और मास में हमने क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम एक तरह से डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं कि अगर हम एटॉमिक नंबर्स का और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का आपस में सम ले लें तो आपके पास एटॉमिक मास आ जाएगा। फिर हमने आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि किस तरह हमें कुछ सेम एटॉमिक नंबर के डिफरेंट मासेस के एटम्स या एलिमेंट्स मिले थे, जिनको हमने आइसोटोप्स का नाम दिया था। वो क्या थे कि isotopes are atoms of same element that have the same atomic number but different atomic mass। के होते हैं ये बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हैं अपने एटॉमिक नंबर के एतबार से, यानी कि उनके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो बिल्कुल सेम होता है, लेकिन उनके एटॉमिक मासेस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। फिर हमने उसका रीज़न भी जाना था कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में चेंज होने की वजह से ये आपको आइसोटोप्स मिले। द फार्मूला टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज, और अगर आपको किसी भी आइसोटोप के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मालूम करने हो तो आप इसी फार्मूले को चेंज थोड़ा करके इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि A इज इक्वल टू Z प्लस एन जहाँ था। तो आपने अगर n को फाइंड आउट करना है तो जो Z यहाँ राइट हैंड साइड पे प्लस का मौजूद है, आप उसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये A माइनस जी बन जाएगा। तो ये एक आपके पास फॉर्मूला जनरेट हो गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम करने का, कि अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है और आपको अगर एटॉमिक मास पता है तो आप इजीली तौर से उस एलिमेंट का जो है वो के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मालूम कर सकते हैं।
उसके बाद हमने रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि सब्सटेंसेस विच गिव ऑफ इनविजिबल रेज दैट इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट्स इन द सेम वे एज लाइट डज आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज, कि इस तरह के ख़ास एलिमेंट जो कि अपने अंदर से अपने ख़ास न्यूक्लियस में से या अपने एटम से एक कुछ रेज इमिट आउट करें, तो वो आपके पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस कहलाते हैं। और इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को, इस अमल को हम रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो रेडिएशन रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के अंदर से इमिट होती हैं वो 3 टाइप की हमने पढ़ी थी, जिसमें पहली अल्फ़ा रेज थी जिन्हें हम हीलियम न्यूक्लियर रेज के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है हमारे पास बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेज, जो हमारे पास ट्रूली एक तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और थर्ड हमारे पास गामा रेज थी जो हाई एनर्जी एक्स रेज भी कहलाती हैं। फिर हमने इसी चैप्टर के अंदर ये भी डिस्कस किया था कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल an atom consists of a small dense and positively charged center called nucleus which is surrounded by electrons at relatively greater distance from it। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया था और हमने इसमें ये डिस्कस किया था कि एटम के अंदर एक छोटा सा एक डेंस तरह का पार्ट मौजूद है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, यानी कि उस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया था। और ये सराउंडेड है, यानी कि ये इसके आसपास जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं ख़ास किस्म के फासले पर। फिर हमने उसके बाद नील बोहर के एटम या मॉडल ऑफ एटम को भी डिस्कस किया था, जिसमें उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन इन एन एटम मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट, कि एटम जो हैं वो अपने न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट या शेल या एनर्जी लेवल के अंदर ही मूव या रोटेट करते हैं। द लाइन स्पेक्ट्रम इज ओनली प्रोड्यूस व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट और लोअर टू हायर ऑर्बिट। और आपको एटम का लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो उसी वक्त देखने को मिलेगा कि जब इलेक्ट्रॉन या तो हाई एनर्जी सेल से लो में आ रहा है या तो लो से हाई के अंदर जा रहा है। और हमने इसको ब्रीफली तौर पर इस पॉइंट को डिस्कस भी किया था कि अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आएगा तो वो अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज़ करेगा, और अगर वो लो से हाई में जाएगा तो वो एनर्जी को गेन करेगा। तो उस सूरत में आपको स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम एटम का मिल सकता है। फिर हमने इस चीज़ को डिस्कस किया था कि एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो थी, इसी बेस पर नील बोहर ने 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी थी और उसने एक फार्मूला प्रपोज किया था 2n² का, जिसमें उसने n को जो नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स को कहा था, और उस फार्मूले के तहत उसने मुख्तलिफ शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्लेसमेंट भी की थी। और उसको हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम दिया था। तो वो क्या है कि एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अ पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अमंग द डिफरेंट शेल्स ऑफ एन एटम, कि ये एक तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है या एक तरह की ख़ास या एक तरह की पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट शेल्स में किसी भी एटम के। ये बच्चों आपके लिए कुछ MCQs हैं। आई होप जब हम इस समरी को या चैप्टर को हमने डिस्कस कर लिया था तो ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे। इसमें हमारे पास पहला MCQ यही है कि द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, कि एटम की न्यूक्लियस किस किस पर मुश्तमिल है। फर्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, सेकंड प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, थर्ड न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, या फोर्थ नन ऑफ दीज। तो मैंने आंसर को अंडरलाइन किया हुआ है और ये आपको भी, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी इसका आंसर पहले से मालूम होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल है। सेकंड है हमारे पास विच पार्टिकल इज द हैवीएस्ट इन द फॉलोइंग। अभी हमने समरी में भी डिस्कस किया है कि इनमें से सबसे हैवीएस्ट पार्टिकल कौन है, तो हम जानते हैं वो न्यूट्रॉन्स हैं। फिर हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के ऊपर क्या चार्ज होता है, तो वो हम सबको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। विच पार्टिकल इज द लाइटेस्ट इन द फॉलोइंग, सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल कौन सा है, वो भी हमने इस समरी के अंदर और चैप्टर के अंदर डिस्कस किया था, तो वो है इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने मास नंबर का फार्मूला भी इसमें डिस्कस किया कि A=Z+n, यानी कि जहाँ पे जो है A एटॉमिक मास को डिनोट कर रहा है, Z जो है आपके पास एटॉमिक नंबर को, जबकि N जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को।
उसके बाद अल्फा पार्टिकल्स के बारे में हमने बात की थी कि जब रदरफोर्ड ने एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया था, तो जो 3 रेज अल्फा बीटा और गामा रेज हमारे पास आई थी, तो उसमें भी उन पर कोई चार्ज मौजूद थे। तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, बीटा पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हमने डिस्कस किया कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.101 एक्सपेंशन 10⁻³ kg है। मास ऑफ प्रोटॉन भी हमने इस समरी के अंदर डिस्कस किया कि 1.672 एक्सपेंशन 10⁻27 है। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें मुझे उम्मीद है कि आपको इनके जवाब ज़रूर आते होंगे। इसके अंदर जो आपके लिए जानने के लिए और सबसे न्यू थिंग है वो ये ख़ास किस्म के न्यूमेरिकल्स हैं कि जिसमें मैंने आपको कुछ ख़ास एलिमेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताए हैं और आपको उनका एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है। तो जो फार्मूला हमने डिस्कस किया था A=Z+N, उसी के हेल्प के थ्रू ये फाइंड आउट हो सकते हैं। और कहीं तो हम इसको डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको इस सेकंड नंबर की एग्जांपल दूं, एन एलिमेंट हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स, 7 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर एंड द एटॉमिक मास। तो हमें इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो हम उसको ईजिली तौर पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। कि हमने पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन कहलाते हैं। तो हम अगर इस सवाल के अंदर ही देखें तो उसी में आंसर मौजूद है कि 7 प्रोटॉन्स, यानी कि 7 जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है। फिर हमने एटॉमिक मास को डिस्कस किया था कि एटॉमिक मास क्या होता है, कि सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कि अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का सम ले लें, उनको ऐड कर लें, उनको प्लस कर लें, तो आपके पास एटॉमिक मास आ जाएगा। तो अगर हम 7 और 8 को प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका एटॉमिक मास आ जाएगा। उसी तरह मैंने नेक्स्ट सवाल दिया हुआ नीचे कि एन एलिमेंट हैव एन एटॉमिक मास 40 एंड 20 प्रोटॉन्स। अब थोड़ा सवाल को मैंने चेंज किया है कि मैंने आपको एटॉमिक मास दे दिया है जो कि 40 है और उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 20 हैं, और आपको फाइंड करने को क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर। सबसे पहले तो आप बताइए कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है और इसमें कितने न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं। तो आपको ये न्यूट्रॉन का भी फॉर्मूला इस समरी के अंदर अभी हमने डिस्कस किया, और एटॉमिक नंबर निकालना तो कोई मुश्किल ही नहीं है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो वो भी इसके अंदर पहले से मेंशन है। ये एक और आपके लिए एक नहायत ही अहम सवाल है कि आपके एग्ज़ाम में कुछ इस तरह भी आपसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स पूछे जा सकते हैं कि जिसमें आपको सिंबल के साथ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दे दिए जाते हैं। तो आप इससे भी इजीली तौर पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर जो फर्स्ट है जिसके ऊपर एन है, यानी कि नाइट्रोजन जो है, तो जो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे सबस्क्रिप्ट पे 7 लिखा हुआ है, ये इसका एटॉमिक नंबर है। जबकि राइट हैंड साइड पर सुपर स्क्रिप्ट यानी कि टॉप पर जो इसके का जो नंबर लिखा हुआ है वो उसका एटॉमिक मास है। तो आप इजीली तौर पर इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह आपको कोबाल्ट, आयोडीन और लेड का जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन मालूम करने हैं। आई होप बच्चों ये चैप्टर पढ़ के आपको ज़रूर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा कि जिसमें हमने एटम की हिस्ट्री वगैरह को जाना और उसकी डिस्कवरीज को डिस्कस करा, और आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इन दी एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट एवरीथिंग आई हैव टॉट इन दिस lesson is very clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Jazakallahu khair.